समुद्र के ऊपर की गर्म हवा बहुत तेजी से प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक यानी एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन में बदल सकती है। लेकिन ये बदलाव आखिर होता कैसे है, चलिए पता लगाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत ही भयंकर तूफान होते हैं जो गर्म उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल समुद्रों के ऊपर बनते हैं। ये जहां आते हैं उसके आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अटलांटिक महासागर में हरिकेन, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून और हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में इन्हें बस चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। लेकिन इनके नाम चाहे जो भी हों, ये सभी एक ही तरीके से बनते हैं। ये सब गर्म समुद्री पानी से शुरू होता है जिसका तापमान कम से कम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जो सेल्सियस में लगभग 26.67 डिग्रीज होता है। ठीक है, यह गर्मी पानी की सतह के ठीक ऊपर की हवा को गर्म कर देती है और जैसे ही यह गर्म नमी युक्त हवा ऊपर उठती है, ये अपने साथ वायुमंडल में जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स ले जाती है। और फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संघनन, कंडेंसेशन। जैसे ही जलवाष्प बादलों में संघनित होती है, यह ऊष्मा मुक्त करती है, हीट मुक्त करती है और यह ऊष्मा आसपास की पहले से ही ऊपर उठ रही हवा को और गर्म कर देती है, जिससे वह और भी तेजी से ऊपर उठने लगती है। अब यह सारी ऊपर उठने वाली हवा समुद्र की सतह के पास निम्न दाब का, लो प्रेशर का एक क्षेत्र छोड़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप आसपास की हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर की ओर आती है। अब यह नई हवा भी गर्मी और नमी सोख लेती है और ये फिर से ऊपर उठती है और यह चक्र, ये साइकिल चलता रहता है और यह चक्र तूफान को समय के साथ और अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। पृथ्वी के घूर्णन के, रोटेशन के कारण बहती हुई हवा मुड़ जाती है जिससे तूफान घूमने लगता है। इसे कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। हम एक अलग वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में कहें तो चूंकि पृथ्वी ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर अधिक तेजी से घूमती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो जैसे ही हवा तूफान के निम्न दाब वाले केंद्र की ओर बढ़ती है, वह लगातार दाईं ओर मुड़ती जाती है जिससे वह वामावर्त दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती है। तो यह पृथ्वी का घूर्णन ही है जो इन हवाओं को घुमाता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में हमेशा वामावर्त दिशा में घूमते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक उल्टा होता है, हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं जिससे तूफान दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगते हैं। अब इस तूफान का केंद्र एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, भयंकर हवाओं और बारिश से घिरा एक शांत क्षेत्र। यही चक्रवात की आंख या आई ऑफ द स्टॉर्म है। तो ये तूफान तब तक बढ़ता रहता है जब तक ये गर्म पानी और उसके ऊपर मौजूद नमी वाली हवा के ऊपर रहता है। समय के साथ ये और शक्तिशाली होता जाता है और 4 चरणों से गुजरता है। पहला चरण उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहलाता है। इस चरण के अंत तक हमारे पास गर्म पानी के ऊपर बनने वाले आंधी तूफानों का एक समूह होता है। ठीक है, फिर आता है उष्णकटिबंधीय अवदाब। अब तक हवाएं घूमना शुरू कर देती हैं, लेकिन उनकी गति अभी भी 38 मील प्रति घंटे से कम ही रहती है, जो किलोमीटर में लगभग 61 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। फिर आता है उष्णकटिबंधीय तूफान, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। हवाएं अब और शक्तिशाली हो जाती हैं और अब वे 39 से 73 मील प्रति घंटे या कहिए लगभग 63 से 118 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमने लगती हैं और अब तूफान को एक नाम मिल जाता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय तूफान आइरीन। अंत में हमारे पास पूर्ण रूप से विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। हवाएं अब 74 मील प्रति घंटे या उससे अधिक यानी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की गति तक पहुंच जाती हैं। अब इसके नाम को अपग्रेड कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय तूफान आइरीन अब हरिकेन आइरीन बन जाता है और उत्तरी गोलार्ध में इन चक्रवातों को सफिर सिम्पसन स्केल नामक पैमाने का उपयोग करके वर्गीकृत किया जाता है। यह चक्रवातों को श्रेणी 1 से श्रेणी 5 तक रैंक करता है, जिसमें श्रेणी 1 सबसे कम तीव्र है और श्रेणी 5 सबसे अधिक तीव्र है और यह हवा की गति पर आधारित होता है।
फिर जब बात नामकरण की आती है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चक्रवातों के नाम रखने के अलग अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए अटलांटिक महासागर में तूफानों के नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार यानी अल्फाबेटिकली रखे जाते हैं, जैसे एंड्रिया, बैरी, चैंटल, डेक्स्टर, एरिन। आप देख सकते हैं कि इसमें बारी बारी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नाम है। लेकिन हिंद महासागर जैसी जगहों पर प्रत्येक देश अपनी बारी आने पर नाम जमा करता है, इसीलिए हमें पाकिस्तान से गुलाब या यमन से मोक्का जैसे नाम मिलते हैं। ठीक है, अंत में जब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जमीन या ठंडे पानी तक पहुंचता है तो क्या होता है? तो वह कमजोर पड़ने लगता है। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म और नमी युक्त हवा से ऊर्जा खींचते हैं, याद है ना? और जमीन या ठंडे पानी के ऊपर यह ऊर्जा बहुत कम होती है, इसीलिए तूफान की ऊपर की ओर उठने वाली हवा धीमी होने लगती है और नीचे बैठने लगती है। और सूखी हवा और जमीन के कारण होने वाला घर्षण, जैसे पहाड़ों या जंगलों से होने वाला घर्षण, वे भी तूफान की संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक कमजोर पड़ता हुआ तूफान भी बहुत खतरनाक हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि भारी बारिश से बाढ़ आ सकती है और तेज हवाएं पेड़ों को उखाड़ सकती हैं और यहाँ तक कि तट से दूर अंदरूनी इलाकों में भी घरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन सबको अगर एक साथ मिलाकर देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स शक्तिशाली घूमने वाले तूफान हैं, जिनमें एक निम्न दाब वाला केंद्र होता है। ये गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनते हैं और नमी वाली हवा के ऊपर उठने और संघनन के माध्यम से बढ़ते हैं और इन्हें समुद्र की गर्मी से ऊर्जा मिलती है। कोरियोलिस प्रभाव इन्हें घुमाता है और जब ये ज़मीन या ठंडे पानी तक पहुंचते हैं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन कमज़ोर पड़ने से पहले ये अपना एक शक्तिशाली प्रभाव छोड़ जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं, ये समझना हमें पृथ्वी की कुछ सबसे चरम मौसम की घटनाओं के लिए तैयार रहने और उनका सामना करने में हमारी मदद कर सकता है।